एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनसीईआरटी सिलेबस में। यह है क्लास 12 फिजिक्स लेक्चर सीरीज और आज का वीडियो है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से पार्ट 6। हमारे आज की वीडियो का फर्स्ट टॉपिक होगा डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। इसके बाद हम पढ़ेंगे टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी दो पैरेलल कंडक्टर्स जिनमें करंट I1 और I2 फ्लो होती है एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर रखे जाते हैं तो उन दोनों के बीच में एक फोर्स एक्ट करता है और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है म्यू नॉट I1 I2 L डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल d, जहाँ पर L थी लेंथ ऑफ द कंडक्टर, स्मॉल d इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। डेरिवेशन में आपको बताया था कि दो कंडक्टर्स होते हैं तो अगर कंडक्टर 2 पर कंडक्टर 1 की वजह से फोर्स कैलकुलेट किया जाए तो वैल्यू आएगी F21, दैट मीन्स फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय कंडक्टर 1। इसके अलावा अगर कंडक्टर 1 पर कंडक्टर 2 की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स कैलकुलेट किया जाए तो जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होती है F12 की वो F21 के इक्वल आती है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि कैपिटल F21 इज़ इक्वल टू कैपिटल F12 और इन दोनों को बोला जा सकता है कि दे आर इक्वल टू कैपिटल F फोर्स। अगर स्मॉल f फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स पर यूनिट लेंथ से हमारा मतलब होता है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो अगर हम प्रीवियस इक्वेशंस में कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल L लिखें तो उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई स्मॉल d। कैपिटल F डिवाइडेड बाय कैपिटल L को हमने बोला है स्मॉल f, यानी कि फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब हम इस फॉर्मूला में करंट की वैल्यू लेते हैं 1 एम्पियर, डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स स्मॉल d की वैल्यू लेते हैं 1 मीटर। तो हमारा स्मॉल f का फॉर्मूला क्या बचेगा, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई, क्योंकि I1 और I2 की जगह हम 1 प्लेस करेंगे। इसके अलावा स्मॉल d की जगह भी वैल्यू क्या रखी जाएगी 1 मीटर। तो फाइनल फॉर्मूला हमें मिलेगा स्मॉल f इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई। म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो उसके अकॉर्डिंग स्मॉल f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। वैसे फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है बट यहाँ पर फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ लिया गया है। स्मॉल f क्या है, फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। तो इस एक्सप्रेशन की यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर। हमने इतना सब कुछ प्रोसेस इसलिए किया है क्योंकि हमें क्या निकालना है या हमें किसकी डेफिनेशन देनी है, एम्पियर की। इस फॉर्म से या इस प्रोसेस से हम आपको बताएंगे कि 1 एम्पियर करंट को कैसे डिफाइन किया जाता है या फिर 1 एम्पियर करंट कितना होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर दो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर्स एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर हों और वो दोनों कंडक्टर्स 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स फील कर रहे हों तो कंडक्टर्स में फ्लो होने वाली करंट का अमाउंट कितना होता है 1 एम्पियर। तो इसको हम लैंग्वेज के फॉर्म में आगे लिखेंगे। यहाँ पर आप फिर से इस प्रोसेस को देखिए कि हमने क्या किया प्रीवियस लेक्चर में जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था। दो कंडक्टर्स जब एक दूसरे से स्मॉल d डिस्टेंस पर होते हैं तो उनके बीच में फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को लिखा पहले हमने, फिर उस मैग्नीट्यूड से ये बताया कि F12 इज इक्वल टू F21। फिर उसमें हमने फॉर्मूला में फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू निकाली। इसके बाद करंट्स को 1 एम्पियर लिया जिसे हम डिफाइन करना चाहते हैं। इसके अलावा दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया 1 मीटर। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। तो 1 एम्पियर को अगर हम लैंग्वेज में डिफाइन करें तो यहाँ पर आप इसकी लैंग्वेज देखिए, द एम्पियर इज द वैल्यू ऑफ दैट स्टेडी करंट विच when maintained in each of the two very long straight parallel conductors placed 1 meter apart in vacuum would produce on each of these conductors a force equal to
2 × 10⁻⁻7 न्यूटन्स पर मीटर ऑफ लेंथ। तो अभी मैंने आपको जो बताया कि जब दो कंडक्टर्स एक दूसरे से 1 मीटर डिस्टेंस पर होते हैं और वो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर का फोर्स फील करते हैं, तो जो करंट होती है उन कंडक्टर्स में उसका अमाउंट कितना होता है, 1 एम्पियर। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हुई आपकी 1 एम्पियर की। हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सबसे पहले हम टॉपिक को समझते हैं। हमें निकालना क्या है इस टॉपिक या डेरिवेशन में, टॉर्क कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, एक करंट लूप जो कि कहाँ पर रखा हुआ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पर आप एक लूप देख सकते हैं जिसको हमने नाम दिया है PQRS, और ये दो मैग्नेट्स जिनके नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको शो किए गए हैं उनके बीच में रखा हुआ है। इन मैग्नेट से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और आप इस वेक्टर की हेल्प से देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कि कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप जो कि कहाँ रखा हुआ है, इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। इसके अलावा अगर ये एक करंट कैरिंग लूप है तो लूप का एक एरिया होता है। आपको पता होना चाहिए कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और किसी भी एरिया का डायरेक्शन उस एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो इस करंट कैरिंग लूप का अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, जस्ट कर्ल योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट एंड द डायरेक्शन ऑफ थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ दैट लूप। आपको करंट फ्लो की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है और जो आपका थंब का डायरेक्शन होगा वही उस लूप का परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर आप जो मेरा पॉइंटर देखिए, ये पॉइंटर कहाँ शो कर रहा है, कैपिटल N की तरफ। कैपिटल N क्या है, ये जो PQRS लूप रखा हुआ है इसका परपेंडिकुलर शो हो रहा है कैपिटल N से। परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लूप लिया, उस लूप का एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन शो किया जो कि कैपिटल N है। परपेंडिकुलर का इस हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनता है वो कितना है, थीटा। इसके अलावा ये जो करंट कैरिंग लूप है इसके 4 साइड्स हैं, PQ, QR, RS एंड SP। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक डेरिवेशन पढ़ा है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो वो कंडक्टर एक फोर्स फील करता है और उस फोर्स की वैल्यू होती है वेक्टर F = I वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लूप है ये कितने कंडक्टर्स या कितनी साइड से मिलकर बना हुआ है, 4 साइड्स से। ये चारों के चारों साइड्स या चारों के चारों कंडक्टर कहाँ पर रखे हुए हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। तो ये सभी भी मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे जिसकी वैल्यू कितनी होगी, F = I L क्रॉस B। इसको अगर हम एक्सपैंड करके लिखें तो एक्सप्रेशन बनेगा F = ILB sin थीटा n कैप। तो सबसे पहले हम QR और SP जो 2 ब्रांचेस हैं या जो 2 साइड्स हैं इस पर हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आप QR लेंथ कंसीडर करेंगे। QR लेंथ में अगर आप वेक्टर F की डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना पड़ेगा, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इस एक्सप्रेशन के लिए क्या था कि आपको अपनी फिंगर्स को एक्सपैंड करना है, अपने राइट हैंड की चारों फिंगर्स को इस तरीके से एक्सपैंड करना है कि जो पाम की डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो जो थंब आपका होगा वो किसकी डायरेक्शन दिखाएगा, फोर्स की। जब आप QR साइड और SP साइड पर फोर्स की डायरेक्शन देखेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन इस एक्सिस के अलोंग आएगी और वो डायरेक्शन दोनों साइड्स पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट होगी। यानी कि QR ब्रांच पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस एक्सिस के अलोंग होगी बट अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और जो
पीएस साइड पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो भी इस एक्सिस के अलोंग होगी बट डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हैं बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलेंगे? कोलीनियर फोर्सेस। कोलीनियर फोर्सेस से हमारा मतलब होता है ऐसे फोर्सेस जो कि एक ही लाइन पर एक्ट करते हैं। दोनों ही फोर्सेस इस एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं बट दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो इसकी वजह से ना इस लूप में कोई लीनियर मोशन होगा ना ही कोई टॉर्क जनरेट होगा। ठीक है, अगर इस लूप में कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उसमें कोई लीनियर मोशन नहीं होगा, और अगर इस लूप को कोई टॉर्क एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है तो लूप रोटेट भी नहीं होगा। तो सिंपली QR और PS पर जो भी फोर्स लग रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो टोटल फोर्स और टोटल टॉर्क दोनों QR और PS ब्रांच पर कितना हो जाएगा? 0। इसके अलावा अब हमारा नेक्स्ट आर्म देखते हैं, कौन सी आर्म है? PQ। ठीक है, PQ ब्रांच की अगर बात की जाए तो PQ ब्रांच पर अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा जाए सिर्फ, तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला क्या होता है? ILB। अगर आप सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड देखें तो यहाँ पर जो PQ ब्रांच या PQ आर्म है इसकी लेंथ कितनी है? स्मॉल b। तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू I स्मॉल b कैपिटल B। F1 क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द PQ आर्म। ये हमने अभी सिर्फ क्या लिखा है? मैग्नीट्यूड। अब हम किसकी बात करेंगे? डायरेक्शन की बात करेंगे। तो डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से आप अपना राइट हैंड लीजिए, फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करिए इस तरीके से कि जो आपका पाम है वो कहाँ पॉइंट करे? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो जैसे ही आप अपना फिंगर्स कर्ल करेंगे तो जो थंब होगा वो कहाँ पॉइंट करेगा? इनवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि जो PQ ब्रांच है वहाँ पर फोर्स का जो डायरेक्शन शो किया गया है वो इनवर्ड डायरेक्शन में शो किया गया है। इसके अलावा दूसरी हमारी जो लास्ट ब्रांच बची है वो क्या है? RS ब्रांच। RS ब्रांच पर अगर आप मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो फिर से मैग्नीट्यूड सेम होगा, कैपिटल I स्मॉल b कैपिटल B। स्मॉल b क्या है? लेंथ ऑफ द RS आर्म। और इसका डायरेक्शन निकालने के लिए फिर से राइट हैंड यूज़ करेंगे तो डायरेक्शन ऑफ थंब यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहाँ पर आएगा? RS ब्रांच में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि PQ और RS पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के ऑपोजिट है बट ये दोनों फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं जो कि इस करंट लूप को रोटेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। आप फिगर को ध्यान से देखिए, अगर इस लूप को PQ आर्म से और RS आर्म से इस तरीके से पकड़ के रोटेट किया जाए, यानी कि जैसा कि फोर्स का डायरेक्शन है अगर इस तरीके से इस पर फोर्स अप्लाई किया जाए तो ये लूप जस्ट रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर इस लाइन को मैंने लिखा है कि इनका मैग्नीट्यूड तो इक्वल है। मैग्नीट्यूड कितना है? कैपिटल I स्मॉल b कैपिटल B, बट इनके डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं। और दूसरी चीज़ ये कि डायरेक्शंस इनके कोलीनियर नहीं है। ठीक, जो QR ब्रांच और PS ब्रांच पर फोर्सेस थे वो कोलीनियर थे, सेम लाइन पर एक्ट कर रहे थे, बट जो QP और SR ब्रांच हैं इन पर एक्ट होने वाले फोर्स कोलीनियर नहीं हैं। तो ये जो नॉन कोलीनियर फोर्सेस हैं ये एक फोर्स ऑफ कपल बनाते हैं और ये क्या जनरेट करेंगे? ये क्या अप्लाई करेंगे? टॉर्क अप्लाई करेंगे। और इस टॉर्क की वजह से लूप में, इस करंट कैरिंग लूप में रोटेशन होगा। ठीक है, तो इस केस में टॉर्क जनरेट हुआ बट फोर्स अब भी 0 है। एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट में या किसी भी सिस्टम में टॉर्क जनरेट हो रहा है तो वो टॉर्क रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा
और अगर किसी सिस्टम में फोर्स जनरेट या अप्लाई हो रहा है तो वो लीनियर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। इस केस में कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है तो इस केस में क्या होगा, लीनियर मोशन लूप का नहीं होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है दोनों फोर्सेस के। ठीक है, तो इनका फोर्स तो ज़ीरो होगा बट ये कोलीनियर नहीं है, तो इन पर जो अप्लाई होने वाला टॉर्क है वो नॉन ज़ीरो है, जो कि लूप के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जिसमें कि दोनों फोर्सेस को लिखा है। चूँकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड सेम है तो इसलिए यहाँ पर इनका डायरेक्शन तो अपोजिट दिखाया गया है और दोनों को ही F1 F2 से ना शो करके वेक्टर F से ही शो किया गया है। ठीक है, ये जो वेक्टर M है ये किसकी डायरेक्शन है, एक्चुअली में इस लूप का जो परपेंडिकुलर है ये उसकी डायरेक्शन है। ये रहा आपका मैग्नेटिक फील्ड जो कि नॉर्थ से साउथ पॉइंट कर रहा है, और जो थीटा है ये किन के बीच का एंगल है, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। एफ क्या है, ये जो QP और RS ब्रांच पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वैल्यू है F। ठीक है, तो यहाँ पर आप ज्योमेट्री देखिए, ये एंगल है थीटा। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये स्मॉल एंगल कितना हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा, क्योंकि जो वेक्टर M है ये इस AB लाइन से परपेंडिकुलर है। आप इस फिगर में देखिए, ये जो परपेंडिकुलर N है वो इस पूरे लूप के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये कंप्लीट एंगल अगर आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये स्मॉल एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, इसके अलावा ऊपर वाली ये लाइन और नीचे साइड वाली BC लाइन ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक लाइन क्रॉस करती है तो उस क्रॉसिंग लाइन के दोनों तरफ जो ऑल्टरनेट एंगल होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा एंगल है, तो ऑल्टरनेट एंगल के कॉन्सेप्ट से ये वाला एंगल भी 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इस ज्योमेट्री की हेल्प से क्या निकालना है, आपको इस ज्योमेट्री को एक बार फिर से देख लीजिए। अगर ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है। ठीक है, तो किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 डिग्री, तो आपका ये वाला एंगल कितना आ जाएगा थीटा। इस ज्योमेट्री को समझने के बाद यहाँ पर उसका सिंप्लीफाई फिगर दिखाया गया है। उस ज्योमेट्री को आपको इसलिए बताया गया है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी थीटा। इसके बाद अभी आपको बताया कि दोनों फोर्सेस की वजह से क्या जनरेट होगा, टॉर्क जनरेट होगा। टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। तो इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे कैपिटल I स्मॉल b कैपिटल B मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। फोर्सेस है हमारा, एक फोर्स ये डायरेक्शन में है और ये एक वाला फोर्स आपका इनवर्ड डायरेक्शन में है। इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस होगा। मेरा पॉइंटर देखिए आप, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिस्टेंस होगा, और इस ट्राइंगल से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाएगी A साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस रख दिया, तो इसके बाद आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा I कैपिटल B कैपिटल A साइन थीटा। अब कैपिटल A क्या है, कैपिटल A है A इंटू B। A क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर लूप। हमने जो रेक्टेंगुलर लूप लिया है फिगर में उसका एरिया है। अब मान लीजिए जो भी लूप आपने लिया है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं। ठीक है, तो अगर एक टर्न के लिए, एक सिंगल टर्न के लिए आपका टॉर्क है IBA साइन थीटा, तो अगर n नंबर ऑफ टर्न्स हों तो टॉर्क कितना हो जाएगा NIAB साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पर आपको एक नया टर्म डिफाइन किया जा रहा है, दैट इज मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और अभी आपको ये याद रखना है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल NI कैपिटल A। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ लूप, I क्या है, करंट इन अ लूप, और A क्या है, एरिया ऑफ द लूप। अगर किसी लूप में
एक भी नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, देयर इज अ सिंगल लूप, तो कैपिटल N की वैल्यू 1 होगी और आपका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इंटू ए। ठीक है, तो जब आप NI A की जगह रखेंगे स्मॉल m, तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा टॉर्क का, टॉ इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल B साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए तो वेक्टर फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर टॉ इज इक्वल टू वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। जो मैग्नेटिक मोमेंट आपको एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस की गई है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसके बारे में डिटेल में आप चैप्टर 5 में यानी कि अपने नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है और आपको ये याद रखना है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो टॉ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हमने डिराइव किया फॉर्मूला, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। इसके बाद अगर टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो टॉर्क का डायरेक्शन होगा, ये आप फिगर में देख सकते हैं, वो कहाँ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, टॉर्क का डायरेक्शन आप कैसे निकालेंगे, जब ये दोनों ब्रांचेस पे QP ब्रांच और RS ब्रांच पर इनवर्ड और आउटवर्ड फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो इसका जो रोटेशन होगा इस लूप का, वो कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो आप अपना राइट हैंड लीजिए, तो ये जो लूप है ये किस एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहा है, सेंटर एक्सिस के अबाउट। ठीक है, तो राइट हैंड का थंब पॉइंट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और जो फिंगर्स कर्ल करेंगी वो लूप के रोटेशन की डायरेक्शन में पॉइंट करेंगी। ठीक है, तो जो लूप का रोटेशन होगा तो आप ये देखेंगे कि किस एक्सिस के अबाउट हो रहा है, फिर आपको अपने थंब से ये देखना है कि क्या वो क्लॉकवाइज रोटेशन है, येस इट इज़ अ क्लॉकवाइज रोटेशन, तो टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। इसके बाद इसके कुछ केसेस हैं, केसेस में यहाँ पर फॉर्मूला होता है MB साइन थीटा। सो व्हेन थीटा इज़ 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। जब टॉर्क 0 होता है तो आप इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द टॉर्क इज़ मिनिमम व्हेन प्लेन ऑफ द लूप इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। थीटा किसके बीच का एंगल होता है, आपको यहाँ पर फॉर्मूला में बताया गया है, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर m एंड वेक्टर b। वेक्टर m की कौन सी डायरेक्शन होती है, आपको फिगर में बताया गया है कि जब आप करंट की डायरेक्शन में अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करते हैं तो जो थंब की डायरेक्शन होती है वो किसकी डायरेक्शन होती है, आपके वेक्टर m की डायरेक्शन होती है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है, डेरिवेशन की स्टार्टिंग में बताया गया था कि वही किसकी डायरेक्शन होती है, इस लूप की परपेंडिकुलर डायरेक्शन। आपको ये याद रखना है कि ये डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन है, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, तो पहला केस हमारा क्या है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो वेक्टर m और वेक्टर b दोनों के बीच में जब 0 डिग्री एंगल होगा तो टॉर्क की वैल्यू 0 होगी और उस केस में हम बोलेंगे कि टॉर्क मिनिमम है। इसके अलावा इफ़ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि दोनों के बीच में वेक्टर m और वेक्टर b के बीच में 90 डिग्री एंगल है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो आपका जो टॉर्क आएगा उस केस में दैट विल बी मैक्सिमम, टॉ मैक्स इज इक्वल टू NIAB। ठीक है, तो ये आपको दो इसके पर्टिकुलर केस याद रखने हैं। यहाँ पर उसकी लैंग्वेज लिखी है कि द टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन द लूप प्लेन ऑफ द लूप इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आपको एक एनिमेशन दिखाई देगा या फिर एक पिक्चर दिखाई दे रही है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक लूप है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, एक करंट कैरिंग लूप है। करंट देखिए आप इस बैटरी की हेल्प से फ्लो हो रही है। इसकी दो ब्रांचेस में तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यानी कि फोर्सेस कैसे हैं, कोलिनियर। ठीक है, बट इसकी जो रेस्ट 2 ब्रांचेस हैं इनमें ऐसा फोर्स लगता है जो कि इस लूप के रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जब एक करंट कैरिंग लूप रखा जाता है तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, वेक्टर m क्रॉस वेक्टर b। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक लेंदी टॉपिक है। हमारे आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसका प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका वर्किंग और भी इससे जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट। गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस होती है जो कि किसी भी सर्किट में करंट को डिटेक्ट करती है।
ठीक है। करंट के बारे में हम जानते हैं कि करंट किसी बैटरी के हेल्प से किसी सर्किट में फ्लो कराई जाती है, बट किसी सर्किट में करंट है भी या नहीं ये डिटेक्ट करने के लिए भी कोई डिवाइस होनी चाहिए। तो उनमें से एक डिवाइस का नाम होता है द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। इसके बाद इसका प्रिंसिपल होता है, जब भी प्रिंसिपल हमारा किस पर बेस्ड है, हमारे प्रीवियस टॉपिक पर जो भी अभी हमने पढ़ा है, जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस की जाती है तो वो एक टॉर्क एक्सपीरियंस करती है। ठीक है, उस टॉर्क की वजह से वो लूप में रोटेशन होता है, जो भी लूप रखा जाता है, और यही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल है। यहाँ पर आप इसका फिगर देख सकते हैं। तो अगला पार्ट हमारा क्या है, इसका कंस्ट्रक्शन। गैल्वेनोमीटर में एक फ्रेम होता है, यहाँ पर आपको रेड कलर का एक फ्रेम दिखेगा जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ कॉइल्स को रैप किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आपको रेड कलर का फ्रेम दिख रहा है इसके ऊपर कॉइल को रैप किया गया है। ये कॉइल रोटेट करती है कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इस कॉइल को एक सिलेंडर के ऊपर रखा जाता है। एक सिलेंडर होता है जो कि सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर कॉइल्स को रैप किया गया है और उस पूरे फ्रेम को कहाँ रखा गया है, एक सिलेंडर के जो कि सॉफ्ट आयरन का बना हुआ है उसके ऊपर रखा जाता है। ठीक है, इसके बाद सेंटर में एक एक्सियल रॉड होती है, एक सेंटर रॉड होती है जो कि रोटेट कर सकती है। अभी हम इसका सिर्फ कंस्ट्रक्शन पढ़ रहे हैं। जो एक्सियल रॉड का जो एंड होता है वो किससे अटैच होता है, एक फ्रेम से अटैच होता है जो कि मेटल का बना होता है। इसके अलावा जो ये फ्रेम होता है ये स्टेशनरी होता है, मूव नहीं करता है। ठीक है, रॉड रोटेट कर सकती है बट जो फ्रेम होता है वो स्टेशनरी करता है, स्टेशनरी रहता है। ठीक है, इसके अलावा जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, ये वाला जो सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इसको दो मैग्नेट्स के बीच में रखा जाता है और ये मैग्नेट्स का शेप होता है सिलेंडर हेड जैसा। ठीक है, एक सिलेंडर को बीच से आप कट करेंगे और इस तरीके का उस मैग्नेट का शेप आएगा और उन मैग्नेट्स के बीच में इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर को पुट किया जाता है। यहाँ पर जो एक्सियल रॉड लगी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक स्प्रिंग लगी हुई होती है जिसको बोला जाता है हेयर स्प्रिंग। इस हेयर स्प्रिंग का एक पार्ट इस रॉड से अटैच होता है और दूसरा पार्ट किससे अटैच होता है, मेन फ्रेम से। मेन फ्रेम एक फिक्स्ड फ्रेम होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो जैसे ही इस रॉड में रोटेशन होता है, ठीक है, तो ये जो स्प्रिंग है ये टाइट होती है और स्प्रिंग टाइट होने के बाद एक काउंटर टॉर्क जनरेट करती है। काउंटर टॉर्क की क्यों जनरेट करती है, क्योंकि स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस आना चाहती है। ठीक है, ऊपर एक इंडिकेटर लगा होता है जो कि आपको जो रोटेशन है, कितना रोटेशन हो रहा है उसका इंडिकेशन देता है। अब ये डिवाइस काम कैसे करती है इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाया गया है जो कि आप देखकर समझ सकते हैं कि एक्चुअल में एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखने में कैसा होता है। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी बताया, यहाँ पर ये दो मैग्नेट्स लगे हुए हैं, सिलेंडर हेड मैग्नेट्स। इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कॉइल को रैप किया गया है। ऊपर साइड में इंडिकेटर है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा हुआ है, हेयर स्प्रिंग। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी वर्किंग देखेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं। तो मेरा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।